हेलो बच्चे लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, जैसे फिल्मों में होता है डबल पर्सनालिटी दिखाई देती है, डुअल पर्सनालिटी उसको बोलते हैं। कभी एकदम गुस्सेला बन जाता है तो अचानक से भोला भाला बन जाता है, फिर रोमांटिक बन जाता है, अपरिचित फिल्म जैसे। हाँ 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 सर, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही डुअल नेचर होता है प्रत्येक वस्तुओं पर, उसको देखेंगे हम लोग। और डी ब्रॉगली के इक्वेशन देखेंगे, और हम देखेंगे हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए, तो हो जाइए तैयार कुछ सीखने के लिए। सन 1900 के आसपास की बात है, जब सनलाइट जो अर्थ पर आती है, उस अर्थ पर ट्रेवल करने संबंधी दो डिस्कशन चल रहे थे साइंटिस्ट में। कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि सन से जो लाइट आता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो धरती पर पहुंचते हैं, वो तरंग के माध्यम से आते हैं। अर्थात सन में जो सनलाइट होता है उसमें वेव नेचर होता है। जैसे समुद्र में ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं और अपने साथ तैर रहे सामानों को, प्लास्टिक वगैरह को अपने साथ इस तरह से किनारे ले जाता है, वैसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसपोर्टिंग ऊपर से नीचे तक जो है वो एक तरंग के रूप में करते हैं। और सूर्य से जो धूप है या जितने भी अदृश्य विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, वो सब तरंगों के रूप में धरती तक पहुंचते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था, और इसमें थे हाइजन और मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्लैंक का क्वांटम थ्योरी भी उन्होंने दिया, जिसके आधार पर एनर्जी E = h/nu के फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे उस समय जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वेव नेचर नहीं है, वहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी यहाँ से वहाँ धरातल तक पहुँचती है, उसमें वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल के रूप में सन से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के आता है। इसमें मुख्य रूप से थे न्यूटन और आइंस्टाइन। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत भी दिया है, और आइंस्टाइन ने भी एक फार्मूला सजेस्ट किया है, E = mc²। m का मतलब है कोई पार्टिकल है जिसका मास है m। तो इन साइंटिस्ट ग्रुप का कहना था कि सन से अर्थ तक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल के रूप में ट्रांसमिट होता है, पार्टिकल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। चूंकि दोनों थ्योरी अपने अपनी जगह पर सही थी, प्रकाश का ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं को हम वेव नेचर मान करके चलें तभी उसमें संभव है। वेव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ होगा तभी वह व्यतिकरण, ध्रुवण और परावर्तन और अपवर्तन जैसे घटनाएं तभी दिख सकेंगी जब उसमें वेव होगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ही शो कर सकता है, इसलिए पार्टिकल नेचर का होना भी जरूरी है। तो लाइट की जो सारी घटनाएं, लाइट की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी एक नेचर को मान करके चलने से पूरी तरह से व्याख्या नहीं हो पा रहा था। दोनों नेचर को मानना जरूरी था, और दोनों नेचर का होना उसमें जरूरी है। इसीलिए फिर लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और इसी को कह दिया गया डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो साइंटिस्ट इस बात पर लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचे, खास करके आइंस्टाइन ने कहा कि भाई लाइट में डुअल नेचर होता है और दोनों नेचर को हमें मानना पड़ेगा। इसी बीच
1924 में डी ब्रॉगली की एंट्री होती है। जैसे फिल्मों में मेन हीरो का एंट्री होता है, कुछ आपराधिक गतिविधि हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है और अचानक से उड़ते हुए बाइक में आ जाता है, या कहीं पर दरवाज़ा बंद होता है, लाइट बंद चालू होता है और उसके बाद स्पॉटलाइट उस पर पड़ता है, मेन हीरो की एंट्री। वैसे ही 1924 में डी ब्रॉगली इन दोनों सिद्धांतों को मिला करके एक नया फार्मूला डिराइव किया। उन्होंने क्या किया, मैक्स प्लैंक इक्वेशन जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा पैकेट के लिए डिफाइन था, और आइंस्टाइन ने भी ऊर्जा के लिए किसी भी प्रकार के ऊर्जा के लिए जो कैलकुलेशन का फार्मूला इज इक्वल टू mc² दिया हुआ था। h और आइंस्टाइन के अनुसार ये देखिए, प्लैंक के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की एनर्जी होती है वो E इक्वल टू h से कैलकुलेट होती है। आइंस्टाइन के अनुसार कहा जा रहा था E इक्वल टू mc²। यदि इसमें हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, जिसको हम लोग c/λ के रूप में लिख देंगे तो उसमें तरंग दैर्ध्य दिखाई देगा। मास तभी लिखते हैं जब उसमें पार्टिकल है, और दोनों ही इक्वेशन किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेशन का फार्मूला है। तो दोनों के दोनों को हम एक साथ दोनों को रिलेट कर सकते हैं। डी ब्रॉगली के दिमाग में आया कि क्यों ना हम दोनों इक्वेशन को एक साथ रिलेट कर दें, और दोनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ई की जगह में रख देंगे h न्यू, तो h न्यू इज इक्वल टू mc²। और हम सब जान चुके हैं कि न्यू इज इक्वल टू c/λ रखते हैं, तो hc/λ इज इक्वल टू mc²। यहाँ से एक c कट जाएगा तो मिल जाता है हमको h/λ इज इक्वल टू mc। या इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, लैम्डा को इधर ले जाएं, mc² यहाँ ले आए, तो h/mc² इज इक्वल टू लैम्डा। या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ये फार्मूला डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाता है। और डी ब्रॉगली इस इक्वेशन को निकालने के बाद ये इक्वेशन लेकर के जाते हैं आइंस्टाइन के पास। ये इक्वेशन इनका, उन्होंने दोनों को रिलेट कर दिया, और रिलेट करने के बाद इस इक्वेशन को दिखाने के लिए आइंस्टाइन के पास जाते हैं डी ब्रॉगली। सीन देखिए, बहुत मजा आने आ रहा है। अब अपने लैब में आइंस्टाइन कुछ काम में लगे हैं, और इधर से डी ब्रॉगली नॉक करते हैं, बोलते हैं सर मैं आई कमिंग। तो उधर ऐसे करके देखते हैं आइंस्टाइन, उनका बाल खड़ा खड़ा देखे होंगे आप लोग, आइंस्टाइन का चित्र देख लीजिएगा, हमेशा बाल उनका खड़ा खड़ा रहता था, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो आइंस्टाइन साहब बोले यस कमिंग कमिंग। जब वो अंदर आए हैं, फिर पूछते हैं कि भाई यस डी ब्रॉगली क्या काम है भाई, कैसे आना हुआ है। तो वहाँ पर वो बोलते हैं डी ब्रॉगली कि सर मैक्स प्लैंक की इक्वेशन और आपकी इक्वेशन दोनों को मैं ध्यान से देखा और स्टडी किया, और उसके बाद दोनों को मिला करके मैं एक इक्वेशन बनाया हूँ जो इस तरह से है। कृपया इसको थोड़ा सा देखिए और सही है कि नहीं, या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने लिखा, वेल ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डी ब्रॉगली ने कहा कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ये इक्वेशन लागू होना चाहिए। तो इधर देखिए, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेट करता है सर। यहाँ पर एम है मतलब उसमें पार्टिकल का नेचर भी दिखा रहा है, और यहाँ लैम्डा है मतलब तरंग का नेचर दिखा है। तो मैं आपके दोनों की इक्वेशन को रिलेट करते हुए नया इक्वेशन बनाया है, और इसी को आपके
पास ला करके डिस्कशन करना चाहता हूँ ये सही है कि नहीं है या जो भी है। तो आइंस्टाइन साहब उसको थोड़ी देर बड़ी गौर से देखे और इस तरह से उसके बाद बोले यस गुड, बहुत ही सही इक्वेशन आपने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आ रहे हैं। बोले बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन आपने बनाया है और ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ही लागू नहीं होगा। बोले ये तो एक इसको आप जनरलाइज कर दो, ये हर पदार्थ के लिए लागू होने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन आपने तैयार किया है, आपने बनाया है। तो जी सर बोले, और आइंस्टाइन साहब बोले डी ब्राउली को आप फ़ोन करो इमीडिएटली, तुरंत अभी न्यूटन को बुलाओ, प्लैंक को बुलाओ और ख़ास करके नील्स बोर को ज़रूर बुलाओ। भी साइंटिस्ट लोग बैठेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन बनाया है। तो वो सभी को फ़ोन करते हैं, सभी को बुलाते हैं और वहाँ पर फिर सभा होती है। वहाँ पर सब बैठे हुए हैं और फिर आइंस्टाइन साहब बोलते हैं कि देखिए डी ब्रॉगली जो है एक नया इक्वेशन बनाए हैं, इस तरह से दोनों इक्वेशन को रिलेट करके ये इक्वेशन बनाए हैं। तो जी सर दिख तो रहा है। बोले तो यह इक्वेशन बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है, बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन है। और नील्स बोर को बोले कि आप ध्यान दीजिए, आपका जो बहुत बड़ा टेंशन है, आप जो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं कि वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π कहाँ से आता है, क्यों होता है, अभी तक आप उसको नहीं बता पा रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले यस सर, बोले बहुत परेशान हूँ मैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत प्रयास कर रहा हूँ, इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। बोले आपको अपने सवाल का आंसर इसी इक्वेशन में मिलने वाला है। क्या? बोले हाँ बिल्कुल। तो बताइए सर, जरूर बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए 1913 में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया और ये 1924 की बात हो रही है, लगभग 11 साल हो गया, ये आंसर उनको भी नहीं मिला है। और डी ब्रॉगली के इस इक्वेशन से आइंस्टाइन को वो बात समझ में आ गई। आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान है, कहा जाता है धरती पर इंसान के रूप में सबसे ज़्यादा दिमाग, सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला इंसान थे आइंस्टाइन। तो वो इस इक्वेशन को देखते हुए बहुत आगे का सोच लिए और वो बताए कि इसका आंसर क्या हो सकता है या क्यों हो रहा है। तो इस आंसर को बोले जरा ध्यान से देखिए आप सभी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को रिलेट करता है। तो यह सब दिख तो रहा है, एम मास का कोई पार्टिकल है और उसमें वेव लेंथ हो सकता है, बिल्कुल। तो डी ब्रॉगली कहते हैं कि यह इक्वेशन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लागू होता है, लेकिन मैं कहता हूँ, आइंस्टाइन कहते हैं कि यह इक्वेशन पूरे यूनिवर्स पर लागू होगा। बोले क्या क्या क्या? सबको अवाक रह गए कि पूरे यूनिवर्स पर ये लागू होगा, पूरे यूनिवर्स में तरंग और पार्टिकल नेचर है। बोले हाँ बिल्कुल, सन में भी डुअल नेचर है, मून में भी डुअल नेचर है, पृथ्वी पर भी डुअल नेचर है, सारे ग्रहों पर डुअल नेचर है, ट्रक पर भी है, कार पर भी है, हम में और तुम में भी डुअल नेचर है। ये जो माइक्रोस्कोप दिख रहा है इसमें भी डुअल नेचर है, वो जो बीकर दिख रहा है, जो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, वो जो केमिकल के बॉटल दिख रहे हैं, पैकेट दिख रहे हैं, सभी में डुअल नेचर है। बोले सब अवाक रह गए, हाँ बिल्कुल, ये सभी में डुअल नेचर होता है। बस फर्क ये है कि जिसका मास कम होता है उसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है। इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास और वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य, दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला कम होता है। यदि मास ज़्यादा होगा तो वेव नेचर दिखाई नहीं देगा, एप्लीकेबल नहीं होगा,
कैलकुलेशन करने योग्य नहीं रहेगा। तो ये जो आँखों से जिनको देख सकते हैं उन सभी पार्टिकल का मास इतना ज़्यादा है कि उसका वेव नेचर हमें दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक पदार्थ में डुअल नेचर है और दोनों नेचर में से एक ही नेचर दिखेगा, एक ही नेचर एप्लीकेबल होगा, एक ही नेचर को हम कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन होता जरूर है दोनों नेचर। तो जिनको भी हम सामान्य आँखों से देख सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल हो चाहे बड़े से बड़े पार्टिकल हो, जिसका मास बड़ा है उसका तरंग नेचर बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, हमको दिखाई नहीं देता है। हमारा और आपका चलती हुई कार का, ट्रक का, बस का, व्हीकल का, ये टेस्ट ट्यूब का और ये माइक्रोस्कोप का, मशीन का, ये सभी में डुअल नेचर हमको दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। लेकिन जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, जिनका मास नेग्लिजिबल होता है, उनका वेव नेचर दिखाई देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनका मास नेग्लिजिबल होता है, उसके लिए उनका वेव नेचर दिखाई देता है। पूरे यूनिवर्स में सभी पदार्थों में डुअल नेचर होता है और इसे कहा जाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली साहब उधर सुन रहे थे, चुपचाप अवाक रह गए कि उनको लग रहा था मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने छोटा सा इक्वेशन बना दिया है दोनों को मिला करके और ये तो पूरा यूनिवर्स को डिफाइन कर दे रहा है। एकदम अवाक चुपचाप बैठे हुए हैं और इधर समझा रहे हैं। तो नील्स बोर साहब बोले ठीक है, ओके सर, बट ये वाला इसका आंसर तो मुझे बताइए कि ये कहाँ से आ रहा है। बोले बिल्कुल, देखिए अभी ध्यान से हम आपको बता रहे हैं कि यही इक्वेशन जो है, यही डुअल नेचर ऑफ मैटर ही आपका ये आंसर इसको दिलाएगा। बोले आप अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो हमेशा आप इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल नेचर मान करके कर रहे थे। तो हाँ सर, बिल्कुल वही है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप एक बार के लिए भूल जाएं कि वह कोई एक पार्टिकल है, उसको समझिए कि वह एक वेव चल रहा है। तो इस तरह से उसको देखिए। बोले ये है हमारा न्यूक्लियस और उसमें आप एक सर्कल में इसको एक पार्टिकल्स नेचर मान करके इस तरह से फिक्स पाथ पर ही घूम रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, समझिए एक वेव यहाँ से चल रहा है। तो वेव कुछ इस तरह से चलेगा आपका, इस तरीके से, इस तरह से चलेगा। तो हाँ सर बोले। तो देखिए, जब कोई भी पार्टिकल एक वृत्तीय मार्ग में पूरा एक चक्कर लगाता है तो उस एक चक्कर लगाने में उस कितना दूरी तय किया जाता है, तय की गई दूरी 2πr होता है। वृत्त की परिधि, बिल्कुल सही है सर बोले, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और एक चक्कर, कोई भी वृत्तीय मार्ग पर एक चक्कर लगाता है, जिस बिंदु से चलना शुरू करता है उस बिंदु पर जब वापस आता है तो वह एक चक्कर पूर्ण करता है और उस एक चक्कर पूर्ण करने में चली गई दूरी कितना है, तो हम निकालते हैं 2πr। तो बिल्कुल सही है सर बोले, वो तो साइंटिस्ट हैं, तुरंत समझ गए। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, उसको थोड़ा सा और आपको मैं क्लियर कर दूं। वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो 2πr से जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक चक्कर लगाने में तय किया गया दूरी होता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी इतना हो गया। ओके सर बोले। अब चूंकि यह वेव है, वेव के रूप में इस तरह से चल रहा है, तो एक वेव जब इस तरह से एक चक्कर पूर्ण करता है तो वह कितना वेव लेंथ उसका होता है, उसका वेव लेंथ कितना होना चाहिए बोले। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया एक वेव बना, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा वेव बना, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा वेव बना, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा वेव, यहाँ से पांचवा वेव और यहाँ से छठवां वेव। इस सर्कल पे हम देखेंगे तो इसमें 6 वेव लेंथ मिल रहा है। तो हम कोई भी
पार्टिकल जब किसी भी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी टोटल वेव लेंथ जो को हम मान लेते हैं एन लेमडा। इस वृत्त में हमको 1 2 3 4 5 6 वेव लेंथ दिख रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि एन लेमडा उसका वेव लेंथ तय करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल वेव की लंबाई बनेगी वो जितने वेव लेंथ है सभी को जोड़ने पर उसके कुल वेव लेंथ बनेगी, तो हम मान लेते हैं उसको एन लेमडा है। तो यहाँ से चलने पर इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गया 2 पाई आर, और यहाँ से ये जो वेव चलता है तो उसको टोटल वेव लेंथ हो गया एन लेमडा। तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। कुल चली गई दूरी उसकी कुल वेव लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि उतना ही दूरी पर चलने पर उसको इतना वेव जनरेट कर रहा है, इसकी वेव लेंथ एन लेमडा होता है। इस दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं लेमडा का वैल्यू। इसको हम लिख देंगे लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख देंगे तो 2 पाई आर बटे एन हो गया। बिल्कुल सर हो गया। और जब इसको हम पूरे मैटर के लिए लागू करेंगे तो ये जो सी है, ये जो हमारा सी है, सिर्फ जो प्रकाश की चाल है, इसे जब हम जनरलाइज कर देते हैं कि यह अब सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर सीमित नहीं रहेगा, सभी यूनिवर्स पर, सभी पदार्थों पर लागू हो जाएगा, तो इस चाल को, इस वेग वेलोसिटी को हम लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आइंस्टीन साहब कहते हैं कि जब इसको आप सभी पदार्थों पर लागू कर देते हैं तो किसी दूसरे पदार्थ की वेलोसिटी को हम v से लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, c की जगह में लिख दिया v, और इसे कह दिया पूरे पदार्थ के लिए डुअल नेचर है। तो पदार्थ के लिए यह इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको लैम्डा मिला हुआ था, उस लैम्डा को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो इसको देखिए, लैम्डा की जगह में हम रख देंगे 2 पाई आर बटे एन यहाँ से, और लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिल गया है इधर एच अपॉन एम भी। तो इसका इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर एम भी इज इक्वल टू हो गया एन एच। अब देखिए एम वी आर को हम ऐसे जमा कर लिख देते हैं, एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई। ये देखिए ये निकल करके आ गया नील्स बोर का वह एक्सपेरिमेंटल डेटा जो अभी तक वो नहीं जान पा रहे थे कि कोई इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय मार्ग में अपने ऑर्बिट पर गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई कहाँ से आया। उसको बिना एक्सपेरिमेंट के इस एक फार्मूला को देख करके आइंस्टाइन बता दिए कि आपका MVR कोणीय संवेग इतना क्यों आ रहा है, और यहाँ पर प्रूव हो गया। उन्होंने कहा कि आप पार्टिकल नेचर ही देख रहे थे, वेव नेचर देखेंगे तब जाकर के यहाँ पर आपका फार्मूला निकल के आया है। नील्स बोर साहब एकदम खुशी का मारे, उनका ठिकाना नहीं था, इतने 10-11 साल से वो उस एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली का यह इक्वेशन जो कि वेग और पार्टिकल दोनों को रिलेट कर रहा था, उस इक्वेशन को देखते ही आइंस्टाइन को समझ में आ गया कि यह MVR NH/2 पाई कैसे में आ रहा है। और इसी इक्वेशन को फिर उन्होंने कह दिया कि यह एक जनरलाइज इक्वेशन हो गया, पूरे यूनिवर्स में सभी पदार्थों पर लागू होगा कि सभी पदार्थों में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका वेव नेचर दिखाई नहीं देता है, वो अप्लाई करने योग्य नहीं होता है, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसका वेव नेचर दिखाई देता है। तो जिसको भी हम वेव मान के चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे ध्वनि तरंग है, चाहे साउंड है, जिनमें भी वेव लेंथ होता है उसमें पार्टिकल नेचर बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है। मास नेग्लिजिबल होने की वजह से उनका वेव नेचर हमको दिखाई देता है, और जो बड़ी वस्तुएं हैं जिनको हम साधारण आंखों से देख पाते हैं उनका मास ज़्यादा होता है, तो वेव उसका नेचर हमको दिखाई नहीं देता।
लेकिन सभी में होते हैं डुअल नेचर। और इसी को फिर आइंस्टाइन ने कह दिया कि डी ब्रोगली ने बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन बनाया है। यह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ही लागू नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स पर इसको लागू कर दिया जाए। पूरे यूनिवर्स के लिए यह एप्लीकेबल है। पूरे यूनिवर्स में सभी बड़ी से बड़ी, मैक्रो से मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर, सभी पर यह इक्वेशन लागू होगा। और उन्होंने कहा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। नील्स बोर के खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी सालों साल का जो प्रॉब्लम था, जो टेंशन था, वो दूर हो गया था। और डी ब्रोगली तो बिल्कुल अवाक होकर के बैठी हुई थी कि इतना बड़ा इक्वेशन मैंने बना दिया है। यकीन नहीं हो रहा था कि यह इक्वेशन इतनी बड़ी, इतने बड़े लेवल में यह एप्लीकेबल होगा, इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उनको सोचे नहीं थे। और इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। जब कभी भी आपको डी ब्रोगली इक्वेशन लाने के लिए बोला जाए तो यहाँ से यहाँ लाएंगे किसी अन्य प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्रकाश को छोड़ करके किसी भी दूसरे द्रव्य तरंगों के लिए हम सी की जगह में वी लिख देते हैं। और यहाँ तक आपको इसको व्युत्पन्न करना है। और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि अब इसको जब वी लिखते हैं किसी पदार्थ के लिए, तो ये जो वेवलेंथ होता है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए वेग नेचर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों नेचर को मानना पड़ेगा। इसलिए उसमें दोनों नेचर उभर के आते हैं, दोनों नेचर को हमको देखना पड़ेगा। और वेव नेचर से इसलिए एन लैम्डा मिलता है और पार्टिकल नेचर से 2πr मिलता है। तो दोनों से ही हमको मिल जाता है इक्वेशन। तो इस तरीके से यह बहुत ही वैल्यूएबल इक्वेशन निकल के आया, डी ब्रोगली इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और कैसे है, क्यों है। देखिए उस समय इस पर भी एक विवाद चल रहा था। साइंटिस्ट दो ग्रुप में बटे हुए थे कि इस पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में सब चीज़ साइंस और मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट जिसमें आइंस्टाइन, डी ब्रोगली और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट का एक कम्युनिटी था, एक ग्रुप था जो यह मानता था कि हर चीज़ यहाँ पर प्री प्लान्ड है, हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ हम निश्चित कर सकते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स लगा करके हम फ्यूचर भी जान सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, टाइम मशीन बना सकते हैं। यह साइंस ही सब कुछ है, सर्वोपरि है साइंस। और इस तरीके से हर चीज़ को फिक्स मानते थे। नील्स बोर भी इस समुदाय में थे और इसीलिए नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन के लिए सब चीज़ फिक्स कैलकुलेशन करके निकाल दिया। जो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सीमित रह गया वो अलग मैटर है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसका वेग, उसका संवेग, सब चीज़ फिक्स करके बता दिया। और दूसरा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हेजनबर्ग हुआ करते थे, वो ये नहीं मानते थे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स है, हर चीज़ अनिश्चित है। एक प्रकार से कहें तो ये गॉड पर विश्वास करते थे। फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक दिन बाद क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, किसके साथ क्या घटना होने वाला है, इसको कोई नहीं जान सकता, हर चीज़ अनिश्चित है। तो उसी थॉट के आधार पर हेजनबर्ग ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। नील्स बोर ने दोनों को निर्धारण कर दिया था, फिक्स वेलोसिटी, फिक्स रेडियस, फिक्स एंगुलर मोमेंटम, फिक्स मोमेंटम, फिक्स एनर्जी, हर चीज़ फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की सारा चीज़ फिक्स है, इसी पर वो घूमते रहता है। तो हेजनबर्ग कहते हैं कि मैक्रो लेवल तक तो ये संभव है फिक्स कर देना। जैसे कि हम और आप, कोई बड़ी वस्तु है, एक मोटरसाइकिल में कोई जा रहे हैं या चल रहे हैं, या कोई ट्रेन है, कोई कार है, चल रहा है, तो उसकी स्थिति हम देख सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ पर है। और उसी समय उसका मास और वेलोसिटी कैलकुलेट करने पर, दोनों को गुणा कर देने पर हमको संवेग मिल जाता है। तो स्थिति भी दिख रहा है, हाँ यहाँ पर है, और उसका संवेग भी निकाल सकते हैं। तो
ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक निश्चित समय पर हम संवेग और उसके स्थिति दोनों का निर्धारण कर सकते हैं बड़ी वस्तुओं के लिए। लेकिन हेज़नबर्ग कहते हैं कि सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए एक ही समय पर उसी समय स्थिति और संवेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। किसी एक का निर्धारण कर सकते हैं, हमेशा उसमें अनिश्चितता बना रहेगा, कन्फर्मेशन नहीं रहेगा, सर्टेनिटी नहीं रहेगा कि अभी यहीं पर होगा इलेक्ट्रॉन, उसका संवेग यहाँ पर इतना ही होगा, ऐसे नहीं कह सकते। माइक्रो लेवल पर किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों का साथ साथ में कैलकुलेशन कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को किसी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन से या किसी लाइट से उसको आप देखना चाहेंगे, तो जैसे ही उस पर वो एनर्जेटिक लाइट पड़ेगा उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, तुरंत उसकी पोजीशन हट जाएगी। और यदि हम पोजीशन को न देख करके मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मोमेंटम कैलकुलेट तो कर सकते हैं मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली, लेकिन उसको आप देख नहीं पाएंगे। पोजीशन देखने के लिए हाई एनर्जेटिक कोई फोटॉन उसमें डालना पड़ेगा, तो जैसे ही ऊर्जा मिलेगी उसकी स्थिति वहीं तुरंत से हट जाएगी। तो इस तरह से उनका कहना था कि दोनों का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं है, दोनों में अनिश्चितता हमेशा बना हुआ रहेगा। एक की अनिश्चितता कम होगी तो दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाएगी, दूसरे की अनिश्चितता कम होगी तो पहले की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। दोनों में अनसर्टेनिटी का उन्होंने एक कैलकुलेशन करके बता दिया कि स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा h/4 पाई के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उन्होंने किसी तरीके से इसको निकाला है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता को यदि हम मानते हैं, स्थिति में अनिश्चितता डेल x मान लिया जाए और संवेग में अनिश्चितता हम डेल p मान लें। देखिए, दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल वो निकाले। ये एक्सपेरिमेंटली उनको मिला कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल जो है वो या तो h/4 पाई से बड़ा होता है या h/4 पाई के बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली उन्हें पाया कि अनिश्चितताओं का गुणनफल जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए है, इन दोनों का अनिश्चितताओं गुणनफल इसके बराबर या बड़ा ही होता है। यदि हम बराबर मान लेते हैं तब स्थिति में क्या होगा, यदि ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, इसकी अनिश्चितता घटेगी तो ये बढ़ेगी। जैसे x और y का गुणनफल हमको 100 होना चाहिए, फिक्स है, 100 के बराबर ही होना चाहिए। तो यदि ये 100 है तो इसको 1 होना चाहिए, ये 50 हो रहा है तो इसको 2 होना चाहिए, ये कम हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, ये 25 हो रहा है तो इसको 4 होना चाहिए, ये 20 हो रहा है तो इसको 5 होना चाहिए, ये 10 हो रहा है तो इसको 10 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको 5 होने से इसको 20 होना चाहिए, इसको 2 होने से इसको 50 होना चाहिए। इस तरह से एक में यदि परिवर्तन घटते हुए है तो दूसरे में उसको बढ़ते हुए जाना चाहिए। तो अनिश्चितताओं का गुणनफल फिक्स है, h/4 पाई है, तो अनिश्चितता हमेशा रहेगा ही। यदि स्थिति में अनिश्चितता कम होता है तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ेगा, संवेग में अनिश्चितता कम है तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए एक साथ स्थिति और संवेग में निर्धारण, सही निर्धारण संभव नहीं है, ये हेज़नबर्ग का कहना था। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर लागू होगा, बड़े वस्तुओं के लिए हमारे जो आम दैनिक जीवन में हम देखते हैं, हम साधारण आंखों से इसको देख सकते हैं, उस पर अनिश्चितता बहुत ही कम होता है।
तो अनिश्चितताओं का दोनों का गुणनफल भी बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत रहा। तो आज हमने सीखा हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। इसके पहले हमने सीखा डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है और पदार्थ में डुअल नेचर होता है, मतलब पदार्थ में कभी तरंग नेचर निकल सकता है किसी में, तो किसी में कण नेचर, जैसे फिल्मों में होता है। एक बार एक हीरो जो है एक बार खलनायक जैसे बन जाता है, एक बार एकदम से कमज़ोर भोला भाला बन जाता है। हमारे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं डुअल पर्सनालिटी, ये एक बीमारी होता है। तो वैसे प्रत्येक पदार्थ में डुअल नेचर है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो जब वेव नेचर बहुत ज़्यादा जिसमें होता है, पार्टिकल नेचर छुप जाता है, नहीं दिखता है, और जिसका पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात मास ज़्यादा होने पर पार्टिकल नेचर दिखेगा, वेव नेचर नहीं दिखता है, और मास बहुत कम होने से उसका वेव नेचर दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।